स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर लेके आ गई हूँ, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अलॉट्स द वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स टू। IOC ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान किसे देते हैं? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? IOC जो है वो वेन्यू देता है, या ओलंपिक्स के लिए जो वेन्यू होता है ओलंपिक गेम्स के लिए वो किसे देता है? तो सिटी को दिया जाता है। जो ओलंपिक गेम्स के जो वेन्यू होते हैं जहाँ पे ये हेल्ड होते हैं तो वो सिटी को दिए जाते हैं। तो शहर यहाँ पे सही है। और IOC की स्थापना आप सभी को पता है 1894 में की गई थी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन। पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता? तो रोगों का उपचार करना यानी कि केयर ऑफ डिसीजेस स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा देखिए क्लीनलीनेस, हेल्थ इंस्ट्रक्शन और हेल्थ एग्जामिनेशन इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो सर्किट ट्रेनिंग विधि का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? तो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस यानी ताकत एवं सहनशीलता के डेवलपमेंट के लिए सर्किट ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्शन मूवमेंट इज ऑलवेज। तो देखिए फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसमें कमी होती है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। और जब दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जब एंगल जो है बढ़ जाता है तो उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो फ्लेक्शन मूवमेंट इज ऑलवेज कैसा होता है फ्लेक्शन मूवमेंट? तो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बेंडिंग एन आर्म और लेग। तो बेंडिंग एन आर्म और लेग की बात यहाँ पे अगर हम करें तो क्या होगा इस हिसाब से? ये जो होगा डाउनवर्ड इसे हम कह सकते हैं कि फ्लेक्शन मूवमेंट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? डाउनवर्ड। आपके अकॉर्डिंग क्या है करेक्ट आंसर? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फ्लेक्शन मूवमेंट किस ओर होते हैं। मसल्स विच रिलैक्स एट द टाइम ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स, यानी जब बॉडी के किसी पार्ट्स में मूवमेंट होता है तो दो तरह की मसल्स एक साथ काम करती हैं। वो मसल्स जो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या जो एक्शन में होती हैं उन्हें बोलते हैं एगोनिस्ट, और जो रिलैक्स होती हैं, जो रिलैक्स करती हैं या जो अपोजिट कार्य करती हैं एगोनिस्ट के, उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? एंटागोनिस्ट मसल्स। मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो सभी को पता है कि शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे एबडक्शन कहते हैं। और अगर मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर की मध्य रेखा के पास आने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एडक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस ऑफ मासेस इज टू। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे से आप बहुत अच्छे से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने यानी कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ मासेस कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? जिम्नेजियम एवं स्टेडियम का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना, आधुनिक उपकरणों की खरीदारी करना, आहार में सुधार करना, या शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आहार में सुधार करना, क्योंकि फिजिकल फिटनेस ऑफ मासेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है शारीरिक क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है। तो जब हम डेली रूटीन को कार्य करने की क्षमता को ही शारीरिक क्षमता कहते हैं, तो जब हमारा शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा यानी फिजिकली जब हम फिट नहीं होंगे तो शारीरिक क्षमता जो है वो नहीं सुधर सकती। तो अगर आहार में सुधार किया जाए, न्यूट्रिशन जो है वो सुधर जाए, तो जो है ये फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहे हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग कि द IQ ऑफ एन एवरेज मैन इज। एक एवरेज मैन का इंटेलिजेंस क्वेटेंट यानी बुद्धि लब्धि गुणांक कितना होता है? तो 90 to 110 होता है। ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, 90 to 110 यहाँ पे सही होगा।
90 to 110 या 85 to 115 होता है एवरेज मैन का IQ। प्लायोमेट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो प्लायोमेट्रिक्स को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव जंप, यानी प्रतिक्रिया कूद या रिएक्टिव जंप के रूप में प्लायोमेट्रिक्स को जाना जाता है। नेक्स्ट, लोड इंटेंसिटी इज, और भार दर कैसी होती है? देखिए, लोड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, यानी भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम। नेक्स्ट, इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल्स, तो जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होते हैं या व्यायाम होते हैं उनमें जो मसल्स की लेंथ होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? देखिए, तो या तो छोटी हो जाती है या फिर बड़ी हो जाती है, और अगर छोटी होती है तो इसे कंसेंट्रिक बोलते हैं, और अगर बढ़ जाती है, लेंथन होती है, तो इसे सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और आइसोटोनिक एक्सरसाइज या कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम जो है वो है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड्स आर, तो ट्राइकस्पिड्स एंड बाइकस्पिड्स ये वॉल्व होते हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हृदय के वॉल्व को ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट एट्रियम एवं राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, और बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो और बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कार्डियक वॉल्व होते हैं ये दोनों। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ मसल मास फॉलोइंग रेसिस्टेंस वर्क इज, तो अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी के आकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, यानी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के रूप में इसे जाना जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल, मांसपेशी ऊतक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे एपीमाइसियम के रूप में जाना जाता है। एंडोमाइसियम सबसे अंदर की परत होती है, और जो सबसे बाहर की परत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपीमाइसियम के रूप में जाना जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल इज एपीमाइसियम। नेक्स्ट, सनबर्न एंड स्नो ब्लाइंडनेस अक्वर इन, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सनबर्न और स्नो ब्लाइंडनेस कहाँ पर होते हैं, किस एरिया में रहने से होते हैं? तो हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों पे जाने से सनबर्न एंड स्नो ब्लाइंडनेस होता है। हाई एल्टीट्यूड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेड मसल फाइबर्स है, तो जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उन्हें स्लो ट्विच फाइबर्स के रूप में भी जाना जाता है। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स मींस जो लंबी दूरी वाले धावकों में, मैराथन धावकों में पाए जाते हैं, जिनमें काफी देर तक जिन दौड़ों में काफी देर तक, जिन क्रियाओं में काफी देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है, उनमें एक्चुअली रेड मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। और इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं जो लगातार काफी देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं। तो इनमें क्या होता है? देखिए, हाई एरोबिक कैपेसिटी, यानी ज्यादा एरोबिक क्षमता वाले होते हैं रेड मसल फाइबर्स, जिन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे संकुचित होते हैं। और जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं उन्हें फास्ट ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं, जो कि स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स में पाए जाते हैं। टेंडिनाइटिस इज, तो क्या होगा? देखिए, टेंडन की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन इज नोन एज टेंडिनाइटिस। नेक्स्ट, और टेंडन क्या होते हैं दोस्तों? तो जो बोन्स को लिगामेंट से कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं टेंडन। शिन स्प्लिंट अक्वर्स इन, तो शिन का मतलब क्या होता है? शिन बोन कौन सी बोन होती है? तो टिबिया बोन को शिन बोन कहते हैं, जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ लोअर लेग में पाई जाती है। तो लोअर लेग में होता है ये शिन पेन जो, या शिन स्प्लिंट होता है, या पेन होता है, पेन इन फ्रंट ऑफ योर लोअर लेग। तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड बोन टिश्यू अराउंड शिन बोन, यानी कि टिबिया बोन के आसपास जो होने वाला दर्द है उसे कहते हैं शिन स्प्लिंट, निचले पांव में होता है। नेक्स्ट, क्यूरिकुलम इज मेजर फैक्टर इन, तो पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण कारक होता है। किसका महत्वपूर्ण कारक होता है? देखिए, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मेंटेनेंस ऑफ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायक होता है क्यूरिकुलम। सी इज करेक्ट आंसर। फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग स्पोर्ट्समैन इज ड्यू टू, यानी कि खिलाड़ियों में कुंठा का कारण मुख्य रूप से क्या होता है? तो मिसमैच्ड लेवल ऑफ
एस्पिरेशन एंड एबिलिटी, यानी कि योग्यता तथा आकांक्षा स्तर में असंतुलन की वजह से खिलाड़ियों में कुंठा होती है। यानी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जब खिलाड़ी खुद से एक्सपेक्टेशन करते हैं और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीडेड इन गोइंग डाउन स्टेयर्स इन कंपैरिजन टू द एनर्जी नीडेड फॉर गोइंग अप स्टेयर्स। सीढ़ियां चढ़ते समय उपयोग में आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियां उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है? तो 25% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक मिनट वॉल्यूम इन द एवरेज मैन में राइज फ्रॉम 4 लीटर्स, यानी व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले रुधिर का प्रति मिनट आकार 4 लीटर से बढ़कर कितना हो जाता है? तो 25 लीटर तक हो जाता है या बढ़ जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन इन, तो बाहरी एवं भीतरी आलोचना किस शोध में की जाती है? तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा होता है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के भाग का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है कि ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम ये सही क्रम है छोटी आंत के भागों का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेइंग सरफेस, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए पॉलीमेट्रिक, कोल और साइबेक्स ये नहीं है प्लेइंग सरफेस, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? टेराफ्लेक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंटिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक रिंग इन द ओलंपिक फ्लैग। आपको पता है कि ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग होती हैं जो 5 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाती हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक रिंग है, काले कलर की रिंग होती है, वो किस महाद्वीप को दर्शाती है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाती है। नेक्स्ट, इमीडिएट ट्रीटमेंट टू अ बर्न पर्सन इज टू, जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज क्या है? तो वॉश विथ वाटर, पानी से धो देना, ठंडे पानी से धोना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एथलेटिक्स, तो खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन किसका बाई प्रोडक्ट होता है? तो टोटल पर्सनालिटी इज करेक्ट आंसर। स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एथलेटिक्स टोटल पर्सनालिटी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, तो आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट वंस परफॉर्मेंस दैट हेल्प इन एडजस्टिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग इट, कार्य कौशल से संबंधित सूचना उसे समायोजित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो फीडबैक के रूप में इसे जाना जाता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट one's performance that help in adjusting, controlling and regulating it is known as feedback. Next, hypothalamus is associated with the control of, तो हाइपोथैलेमस जो है इसका संबंध किसके कंट्रोल से होता है? तो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के कंट्रोल से होता है। फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट possess वन ऑफ द फॉलोइंग, कुशल प्रबंध के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 3 इज करेक्ट हियर, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स इज करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, शारीरिक शिक्षा के प्रबंध तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए? तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, ह्यूमैनिटी, टीचिंग या बायोमैकेनिक्स या फिर एक्टिविटी, क्या आधार होना चाहिए शारीरिक शिक्षा के प्रिंसिपल का प्रबंध तथा प्रशासन के आधार पे? तो एक्टिविटी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बात यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की जा रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर एक्टिविटी होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो सभी खेलों एवं क्रीड़ाओं की जननी कौन है? तो जिम्नास्टिक, जर्मन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सभी खेल क्रीड़ाओं की जननी जो है वो जिम्नास्टिक को माना जाता है। मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज जिम्नास्टिक। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है? कहां से इसका डेरिवेशन हुआ है? तो फिलॉसफी एंड साइंस यानी कि तत्व ज्ञान एवं विज्ञान से इसका उद्गम हुआ है। Which of the following period has the fastest growth rate of growth? तो इन्फेंसी, शैशव काल में वृद्धि सबसे तेजी से होती है। Rehabilitation of sports injuries is done using,
खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्विस्थापन में किसका उपयोग किया जाता है? तो करेक्टिव एक्सरसाइजेज इज करेक्ट आंसर। Which type of lever is most effective in sports movement? स्पोर्ट्स मूवमेंट खेल कूद गतिविधियों में सबसे प्रभावशाली लीवर कौन सा होता है? तो सेकेंड क्लास लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर होता है। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन इन पार्ट ऑफ विच कैरेक्टर? शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, किस शासन के पत्र का हिस्सा है? किसमें यह बात कही गई है? तो यूनेस्को के चार्टर में यह बात कही गई है कि फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। बॉडी ब्यूटीफुल वॉज द आइडिया ऑफ, तो बॉडी ब्यूटीफुल का संबंध किससे है? यह विचार किस उस फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं, किसमें इसको शामिल किया गया है? तो ग्रीक्स, यानी ग्रीक वासियों के अनुसार जो है बॉडी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया गया था। इलियड एंड ओडिसी वर ऑथर्ड बाई, तो इलियड और ओडिसी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो होमर ने इनकी रचना की थी। इन विच ओलंपिक वॉज द ओलंपिक ऑथ एडमिनिस्ट्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई थी? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक। हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम बुंट। ऑप्शन नंबर 4 is correct here. William Wundt is known as father of psychology. National Fitness Corp program was formed in. राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम कब बनाया गया था? तो 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प की स्थापना की गई थी। Which condition is not related with stress? कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है या स्ट्रेस से इसका संबंध नहीं है? तो देखिए, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का संबंध इससे है, मानसिक रोग का संबंध है, लगातार मन ही मन में चिंता लेने से, स्ट्रेस लेने से हमें मेंटल प्रॉब्लम होती है, और पेप्टिक अल्सर भी होते हैं। लेकिन जो एनीमिया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कि यह कंडीशन एनीमिया जो है ये स्ट्रेस से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह खून की कमी से होने वाली परेशानी होती है। व्हाट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन? स्थिति में परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के रूप में जाना जाता है। चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इफेक्ट्स डायरेक्टली, एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे किसे प्रभावित करते हैं? तो मसल्स को। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हेल्प टू बिल्ड मसल टिश्यूज एंड इंक्रीज बॉडी मास। रिएक्शन टाइम इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो जो रिएक्शन टाइम है वो किसका कंपोनेंट होता है? तो मोटर फिटनेस कंपोनेंट या स्किल रिलेटेड कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है रिएक्शन टाइम को। इसके अलावा देखिए, स्पीड, एजिलिटी, पावर को भी, और कोऑर्डिनेशन को भी रिएक्शन टाइम के साथ साथ मोटर फिटनेस कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, देन इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को भी इसमें शामिल किया जाता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट, मैकक्लॉय फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन इज नोन एज, तो बात की जा रही है मैकक्लॉय फॉर्मूला की या फिजिकल फिटनेस इंडेक्स की। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल टू 20 एज, 6 हाइट एंड वेट। ये फॉर्मूला होता है मैकक्लॉय के अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस इंडेक्स का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 20 एज, 6 हाइट एंड वेट। शीलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो कि आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही साथ बीच में कुछ और होमवर्क क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, उनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपके अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन का आंसर जो है बताए गए आंसर से अलग है, तो आपको उस पूरे क्वेश्चन को लिखना है और फिर आपके अकॉर्डिंग उसका सही आंसर क्या है वो भी लिखना है। क्योंकि आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि 50 का ए होगा या 14 का सी सही है मैम या 10 का बी हो सकता है क्या, इससे सही समझ में नहीं आता है कि आपने किस क्वेश्चन की बात की है और आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले पूरा क्वेश्चन लिखें या फिर
शॉर्ट में जो है 1 लाइन में आप कम से कम पूरा आंसर लिखें कि ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ताकि क्वेश्चन समझ में आ सके और हम उसे चेक कर सकें और इसके बाद आपको सही आंसर बता सकें। और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, आप क्वेश्चंस लिखते हैं या आंसर्स लिखते हैं या कम से कम 1 लाइन लिखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, तो इससे आपका रिवीजन ही होगा। जब भी आप कोई चीज़ लिख के प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, बार बार दोहराते हैं लिखकर, तो वो आपको हमेशा दिमाग में बनी रहती है और इस तरह से भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा 1 लाइनर फॉर्म में आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस और उनका आंसर जरूर लिखें, ताकि तुरंत उसे क्रॉस चेक किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।